नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। और उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के आज लगभग एक पूरे साल हो गए। ये त्रासदी इतनी बड़ी है कि वक्त का मरहम भी पीड़ितों के जख्म को भरने के लिए नाकाफी है। 7 फरवरी को पहाड़ों से उतरे सैलाब ने यहां जैसे तबाही मचाई हो, उसने कई जिंदगियां भी खत्म की हैं। कुदरत के स्कोप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह हादसा क्यों हुआ, इसकी पक्की वजह सामने आनी बाकी है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि ग्लेशियर के पिघलने से यह बनी झील और इसमें एक बड़ा हिमखंड आ गया जो तबाही के सैलाब का वजह बना। इस खास शो में हम आपको ग्लेशियर्स पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताएंगे, जो भविष्य के लिए बर्बादी का बड़ा अलार्म है। ग्लेशियरों ने बजाया खतरे का अलार्म। कुदरत ले सकती है दोबारा इंतकाम। बचने के लिए जरूरी है अब कैसे इंतजाम। सबसे बड़ी चुनौती से निपटने का सबसे बड़ा प्लान। सिस्टम को जगाने वाली एबीपी गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्लेशियर को बचाना है। महीने भर पहले वो दिन भी रविवार का था, जब अचानक नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से जबरदस्त भूस्खलन हुआ। इसमें धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों के जलस्तर कई मीटर तक बढ़ जाते हैं। नतीजा, संकरी पहाड़ियों की ढलान पर तबाही के सैलाब के रूप में ये सामने आया। 20,000 फीट की ऊंचाई से नीचे बढ़ती इस तबाही को रोक पाना नामुमकिन था। इसने कहर बरपा दिया और इतने कम वक्त में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने धरती को तबाह करने की ठान ली। ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी नहीं बचेगा, सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हर सेकंड तबाही की ये भयंकर गर्जना इलाके के लोगों को दहला रही थी। सात फरवरी 2021 सुबह 10:45। आपदा ने चमोली में इसी वक्त तबाही का तांडव किया। रेनी गांव के पास बना ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गया। इसी जगह पर ऋषिगंगा नदी धौली गंगा से आकर मिलती है। ये परियोजना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जोशीमठ मलोरी हाईवे पर बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पुल भी पूरी तरह से तबाह हो गया। 13 गांव को जोड़ने वाला तपोवन पुल भी बह गया। चट्टानों और कीचड़ से सने मलबे की इस बाढ़ ने मिनटों में हर तरफ बर्बादी बिखेर दी। हमारा भतीजा भी 22 तारीख को छुट्टी पे आ रहा था, 22 तारीख को ड्यूटी पे गया। तो जब हमें 7 तारीख खबर मिली तो हम भी वहाँ पर गए। मुलाकात भी नहीं हुई थी। बोला मैं जब घर आऊँगा तो मिलेंगे, फिर बैठेंगे, तो बात करेंगे। तो हमें भी इतना वो पता नहीं था कि मतलब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भयंकर
इस आपदा में सबसे ज्यादा तबाही की जगहों में जोशीमठ, रेनी, नंदा देवी नेशनल पार्क और तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट था। ये एनटीपीसी का निर्माणाधीन प्लांट था। इसके बैराज में ऋषिगंगा नदी में आया सैलाब सीधे टकराया। यहाँ एक तरफ एनटीपीसी प्रोजेक्ट की दीवार थी और दूसरी तरफ 2 सुरंगें थी। बैराज में कुल 4 गेट थे, जिनमें से 3 गेट बंद थे। जो एक गेट खुला था उसके रास्ते काफी मलबा सुरंग में घुस आया, जिससे वहां मौजूद कई मजदूरों की मौत हो गई। वहाँ का केस देखा मैंने तो थोड़ा डाउट हुआ मुझे। मैंने भाई को कॉल मिलाया तो नंबर उसका बंद था। उसका व्हाट्सएप नंबर चेक किया, 10-22 पे उसने लास्ट चलाया था व्हाट्सएप। तबाही और बर्बादी के बाद कई दिनों तक राहत अभियान का दौर चला। इसमें बेहद चुनौतियां आईं। कई लोगों को बचाकर निकाला गया तो लगातार लाशें भी निकलती रहीं। इस मंजर की एक एक तस्वीरें आप सबने देखी होंगी, लेकिन हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो बात आपको भविष्य की आशंकाओं से आगाह करने वाली है। दरअसल अब तक इस महातबाही की वजह को लेकर 3 अलग-अलग थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की है। दूसरे के मुताबिक एवलांच की वजह से ये तबाही हुई। तीसरी राय ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील में विशाल हिमखंड और चट्टानों का गिरना है। आखिरी वजह यानी विशाल हिमखंड के टूटने और लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बारे में कई संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देकर भी कुछ रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाई है। ग्लेशियर्स जो है ना आपके क्लाइमेट चेंज को भी इंडिकेट करते हैं। तो ग्लेशियर्स अगर ज़्यादा पिघलेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से उसका लिंक होता है। तो इसकी निगरानी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब निगरानी करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम फील्ड में जाके उन ग्लेशियर्स की हेल्थ को देखें कि साल दर साल उनकी जो हेल्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। बट इंडियन हिमालयज़ में लगभग 50,000 ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पर तो हर जगह तो पहुँच पाना नामुमकिन है। इसलिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम उनकी हेल्थ पता करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के मुताबिक ऋषिगंगा नदी के बेसिन में एक लटकता हुआ ग्लेशियर संकरी जगह से टूटकर जा गिरा था। नंदा घुंटी ग्लेशियर के ठीक नीचे के राउंथी चोटी के सहयोगी ग्लेशियर के पास यह हादसा हुआ। यह 18,372 फीट की ऊंचाई पर है। अब सवाल है कि क्या इतनी बड़ी आपदा को टाला जा सकता था या फिर इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती। हिमनद प्राधिकरण कहें आप या मैं कहूँ कि किसी भी किस्म की रिसर्च जो ग्लेशियर्स के ऊपर होनी चाहिए उसकी ज़रूरत है आज के दिन में, क्योंकि जो ग्लेशियल हैजार्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैजार्ड्स के रूप में सामने आ रहे हैं। अभी की घटना ने इस बात को प्रूव किया है। हैजार्ड्स के मैग्नीट्यूड को एसेस करना चाहते हैं, हमारे ग्लेशियर्स में कितना पोटेंशियल है कि वो इस तरीके के फ्लड जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ऐसे रिसर्च फंडिंग की ज़रूरत है जो फोकस्ड हो ग्लेशियर्स के ऊपर। ग्लेशियर्स के पिघलने से उत्तराखंड में तबाही की आशंका काफी पहले से रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए 11 साल पहले उत्तराखंड में बड़ी पहल हुई थी। ये पहल ग्लेशियर्स की निगरानी की थी, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ी थी। अगर ऐसा होता तो खतरे का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। 2010 में उत्तराखंड में हिमनद प्राधिकरण बनाने को लेकर तत्कालीन रमेश पोखरियाल निशंक सरकार ने इस पर मोहर लगाई थी। यह अथॉरिटी ग्लेशियर्स के संरक्षण के लिए दुनिया की पहली अथॉरिटी बताई गई थी। इस अथॉरिटी का उद्देश्य ग्लेशियर को सिकुड़ने से रोकना और उनके संरक्षण को लेकर था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसका गठन किया गया, लेकिन 11 सालों में यह प्राधिकरण सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गया। जहाँ पर कंजेशन है, जहाँ पर जो है एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हमारी बड़ी हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली लोकल टेम्परेचर भी जो है राइज हुआ है। और लोकल टेम्परेचर राइज होने की जगह पर वहाँ पर कुछ न कुछ माइक्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो बदलती हैं, और जिसकी वजह से जो है कि वहाँ पर आप मतलब हो सकता है कि इस प्रकार के जो है जैसे चमोली में अभी हुआ था उस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, ऐसे में इसकी सेहत पर नजर रखनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में अब तक ठोस कोशिशों का अभाव रहा।
चमोली की त्रासदी का सबक यह है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में हिमनदों यानी ग्लेशियर्स को बचाने के लिए बड़े स्तर पर संगठित कोशिशें शुरू, वरना देरी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए रवि केंतुरा के साथ अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। तबाही कभी कहकर तो आती नहीं, लेकिन इसके संकेत जरूर मिलते हैं। केदारनाथ की आपदा ने एक बड़ा अलार्म बजाया था, लेकिन भविष्य के खतरे को लेकर इसे अनसुना कर दिया गया। पर्वतीय इलाकों में पर्यावरण को ताक पर रखना महंगा पड़ता है। इससे ग्लेशियर की सेहत कमजोर होती है और बीमार ग्लेशियर पिघलकर तबाही मचाते हैं। इसका सबब अब गांठ बांधने वाला होगा, वरना देर हो जाएगी। दो 2013 में केदारनाथ की तबाही खतरे की घंटी थी। तब चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से बनी झील यहाँ फट पड़ी थी और इससे केदारनाथ घाटी में तबाही का तांडव मच गया था। ऐसी तबाही दोबारा न आए, इसके लिए कई कदम उठाए गए। बावजूद इसके चमोली में ऋषिगंगा नदी में आए सैलाब से साफ हो गया कि ग्लेशियर्स पर मंडराता खतरा जरा भी कम नहीं हुआ है और जब तक ये कम नहीं होता तब तक भविष्य में तबाही की ऐसी घंटी बजती ही रहेगी। दो 2010 में जिस हिमनद प्राधिकरण को बनाने पर रमेश पोखरियाल निशंक सरकार ने मोहर लगाई थी, उसमें 1400 छोटे ग्लेशियर्स के संरक्षण की बात को सबसे ऊपर रखा गया था। बाकायदा इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम भी बनाई गई थी। इन ग्लेशियरों के लिए इसरो से लेकर देश के बड़े बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों को इस टीम में जोड़ा गया था। दशक भर पहले अगर ये हिमनद प्राधिकरण पूरी तरीके से एक्टिव होता तो चमोली जैसी आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। केदारनाथ हादसे के बाद 2016 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में भारतीय हिम और हिमनद प्राधिकरण विधेयक भी पेश किया था। इस बात की मांग लगातार तेज होती रही कि हिमालय के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए अलग से एक प्राधिकरण बनाया जाए, लेकिन ये मांग परवान नहीं चढ़ी थी। जाहिर सी बातें होना चाहिए था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अंदर जियोलॉजी वाला एस्पेक्ट ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन ग्लेशियर्स को अध्ययन करने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर जो की शुरुआत हुई थी, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड के अंदर जाके स्टडीज़ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसको वैलिडेट करने के लिए फील्ड में जाना ज़रूरी है, और ऐसा सेंटर जो कि पूरी तरीके से इक्विप्ड है वो होना बहुत ज़रूरी है। इन मांगों में ग्लेशियर्स के आसपास के नदी घाटी बेसिन में बड़े प्रोजेक्ट को सोच समझकर अनुमति देने की बात भी शामिल थी, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद उत्तराखंड के 39 में से 24 पावर प्रोजेक्ट पर काम को रोकने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके इस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि उत्तराखंड के जिन पावर प्रोजेक्ट से पर्यावरण को खतरा है उसे रद्द क्यों नहीं किया जाता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कहा था कि विकास योजनाओं के लिए पर्यावरण के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी जिसने सलाह दी थी कि ग्लेशियर्स के आसपास के जिस जोन में नदी घाटी 7000 फीट की ऊंचाई पर हो उसमें डैम नहीं बनाए जाएं, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। जो आपदा आई है उसके शिकार हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इसी ऊंचाई के हैं। गाँव बिल्कुल धंस रहा था कंपनी के चक्कर में, मैंने उसी चक्कर में किया था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद ना शासन प्रशासन ने किसी ने कई बार शासन प्रशासन को चिट्ठी आई, जिला देकर आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वो चाहे तो संवेदनशील इको जोन में बन रही परियोजनाओं को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दे। ये मामला फिलहाल लंबित है। इस बीच चमोली का बड़ा हादसा हो चुका है।
चमोली हादसे के बाद ग्लेशियरों के अध्ययन के लिए संस्थान बनाने पर पहल हो रही है। ये कब तक हो पाएगा ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन आने वाले खतरे को कम करने के लिए आज तमाम हिमनदों की हलचल पर नजर रखने की जरूरत है। देश में सबसे ज्यादा ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ऐसे में उत्तराखंड में यह सतर्कता और ज्यादा जरूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में एक सेंटर खोला था जिसको हिमालयन ग्लेशियोलॉजी सेंटर कहते थे। अब वो सेंटर चलता रहा, उसमें पहले तो वैज्ञानिकों के कम बहुत ज़्यादा पद नहीं थे, 5-6 वहाँ पे साइंटिस्ट थे। अचानक 31 जुलाई 2020 को वो बंद कर दिया गया और जो वैज्ञानिक जो है 12 साल से वहाँ नौकरी कर रहे थे वो उनकी नौकरी भी चली गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की घटनाएं हिमालय में आज हो रही हैं, सारे जो घटनाएं हैं ये ग्लेशियर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, संबंधित है। विकास के लिए पर्यावरण का संतुलन नहीं होने से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2016 में उत्तराखंड के 24 पावर प्रोजेक्ट पर रोक के मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त जल संसाधन मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि नदियों का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। अलकनंदा, भागीरथी, गंगा और मंदाकिनी नदियों पर बांधिया पावर प्रोजेक्ट खतरे का सबब साबित होगा, लेकिन इस पर बहस जारी रही। ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय के इस मुद्दे पर जल संसाधन मंत्रालय की तब की दलील से अलग राय थी। चर्चाओं का दौर चलता रहा। इस बीच बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी आगे बढ़ता रहा। उत्तराखंड में जो हमारी नदियां हैं वो अधिकांश नदियां हमारे जो ग्लेशियर से ही निकल के आ रही हैं और हमारे पास आप देखेंगे तो पूरी तमाम घाटियों में कई सारे डैम, कई सारे रोड कंस्ट्रक्शंस इस तरीके के चल रहे हैं। आप केदारनाथ में भी एक आपदा हुई थी, आपने देखा था कि उसमें कितना डिवास्टेशन हुआ है। तो ये इन सारी आपदाओं का कहीं ना कहीं संबंध ग्लेशियल मेल्ट वाटर से है। तो इसलिए उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत आवश्यकता है। चमोली आपदा के बाद अलग अलग एक्सपर्ट्स ने दो टूक दावा किया है कि 7000 फीट की ऊंचाई पर चल रहे प्रोजेक्ट से 18 से 20,000 की ऊंचाई के ग्लेशियर्स पर असर की आशंका काफी ज्यादा है। ऐसे प्रोजेक्ट पहाड़ की स्थिरता को हिला रहे हैं और इसका सीधा असर चोटियों पर बसे ग्लेशियर्स पर भी हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रहने वाला नहीं है, जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए भी इसका असर या फिर इसके हालात भुगतने होंगे। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लगातार तापमान बढ़ रहा है। मैदानों की गर्मी का सीधा असर पहाड़ों पर हो रहा है। इसी की वजह से ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और धीरे धीरे पिघलने की वजह से ये खोखले होते जा रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से गर्मी में हमारी नदियों में पानी आता है, लेकिन अगर ये तेजी से पिघले तो सिर्फ सैलाब आएगा और इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। चमोली जैसी तबाही की कीमत बेहद महंगी है। ये तबाही बताती है कि कुदरत का गुस्सा भयंकर होता है, इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद कर देनी चाहिए। लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं कि ऋषिगंगा नदी के ऊपरी हिस्से में एक और अस्थायी झील बन चुकी है और ये कभी भी नई तबाही का सबब बन सकती है। उत्तराखंड के आसपास कुल 1834 छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं। इसके साथ ही कुल 127 ग्लेशियर झीलें भी हैं। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 5 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक के ग्लेशियर हैं। इन सब पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। एक अध्ययन के मुताबिक हिमालय की गोद में बसे 650 ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। 2 साल पहले हुई एक स्टडी के मुताबिक 40 सालों के अध्ययन के बाद ये बात पता चली है कि 1975 से 2000 तक हर साल औसतन 400 करोड़ टन तक बर्फ पिघली, लेकिन 2000 के बाद इसमें दोगुनी तेजी आ गई। इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि ग्लेशियर को बचाना है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान।